मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक घर में जाता है, लेकिन तभी सामने से एक आदमी आकर उसे मार देता है। अब उसके कुछ दोस्त उसे ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन वो आदमी उन्हें भी मार देता है और वह लड़की को किडनैप करके घर में लेकर चला जाता है। अब उस आदमी के परिवार वाले उस लड़की को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़की अपनी जान बचाकर किसी तरह भागने लगती है। वह लड़की बुरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। वो इधर उधर देखती है, लेकिन जेड भी उसका पीछा करने लगता है। लेकिन तभी सामने से एक गाड़ी आता है, लड़की उस पर बैठ जाती है। जेड उसका काफी पीछा करता है, लेकिन लड़की किसी भी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाती। अब उसके बाद जेड के घर में पुलिस आ जाती है। पुलिस उस आदमी को अपने आप को हवाले करने के लिए बोलता है, लेकिन उसके परिवार वाले उसे देने से मना कर देते हैं। असल में उसका परिवार एक सोयर है जो कि एक कसाई घर में काम करती है। उस परिवार वालों में जेड एक पागल आदमी होता है जो अपने परिवार वालों के अलावा किसी को भी नहीं जिंदा छोड़ता है। जेड अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। जेड के परिवार वाले उसे पुलिस को नहीं देना चाहते हैं। तभी पुलिस की एक और टीम वहाँ आ जाती है। शेरिफ उन लोगों को मना करता है। यह पुलिस वाला जिसका नाम बर्ड है, यह शेरिफ की बात नहीं मानता है। बर्ड उसके घर को जलाने के लिए बोलते हैं, लेकिन शेरिफ उन लोगों को बहुत मना करता है। शेरिफ को मना करने के बाद भी वे लोग घर को जलाने लगते हैं। शेरिफ उन लोगों को मना भी करता है, लेकिन वे लोग नहीं मानते। तभी दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी शुरू होती है। गोलीबारी में ही उसके परिवार वाले मारे जाते हैं। देखते ही देखते पूरा घर जल जाता है। शेरिफ बर्ड को बोलता है, ये तुमने ठीक नहीं किया। बर्ड बोलता है, ये नेकी का जमाना नहीं है। बर्ड एक बहुत हरामी पुलिस वाला होता है। देखते ही देखते पूरा घर जलकर एक मलबे में तब्दील हो जाता है, जिसमें जेड का पूरा परिवार मारा जाता है। घर के जलने के बाद वे लोग छानबीन भी करते हैं, जिसमें जेड का ट्री मशीन भी मिलता है। वे लोग समझते हैं कि जेड मर चुका है। तभी एक पुलिस वालों को एक बच्ची की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो आगे बढ़ता है। वह देखता है कि एक औरत पूरी तरह से जख्मी हो चुकी है और उसके गोद में एक छोटी सी बच्ची है। वह उससे मदद मांगती है, लेकिन वह पुलिस वाला उसे मार देता है और वह बच्ची को लेकर आता है और अपनी वाइफ को देता है। उसकी वाइफ एक बांझ औरत होती है। वे लोग इस बच्ची को गोद ले लेते हैं। अब पुलिस वाले उनकी लाशों के साथ फोटो भी खिंचवाते हैं। अब कहानी क्या आगे हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो कि मीट शॉप में काम कर रही होती है। ये है उसकी दोस्त निक्की, जो कि अपने बॉयफ्रेंड कैनी के बारे में उससे तारीफ कर रही होती है। असल में कैनी एक अच्छा कुकमैन होता है। वह कैनी से काफी खुश होती है। ये है रायन, इस लड़की हैदर का लिविंग बॉयफ्रेंड। हैदर को पेंटिंग का शौक होता है। रायन हैदर की पेंटिंग को बहुत तारीफ करता है। फिर दोनों रोमांस करने लग जाते हैं। फिर अचानक से घर का दरवाजा बजता है। रायन जाता है और एक कागजात लेकर आ जाता है। वो कागजात हैदर के नाम से होता है। लिखा था कि हैदर की दवाई 3 हफ्ते पहले गुजर चुकी होती है। फिर वह सच्चाई जानने के लिए अपने घर जाती है। वह जानना चाहती है कि मैं कौन हूँ और कहाँ से आई हूँ। फिर वे लोग बताते हैं कि हमने तुम्हें गोद लिया था, तुम एक गंदगी की पैदाइश हो। फिर हैदर सारा सच्चाई जान जाती है और अपनी दादी के घर जाने का फैसला करती है। वे लोग उसे रुकते हैं और बताते हैं कि तुम्हें वहाँ खतरा है। उनकी बात नहीं मानती है। फिर हैदर रायन को सारी बातें बताती है। तभी निकी और कैनी भी वहाँ आ जाते हैं। वे लोग हैदर के साथ जाने का निर्णय लेते हैं। हैदर यह सब सुनकर काफ़ी खुश हो जाती है और फिर वे लोग एक साथ चल देते हैं। रास्ते में सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर एक जगह वे लोग रास्ते के लिए कुछ खाने की सामान लेने के लिए रुक जाते हैं। सामान लेकर वे लोग जा रहे होते हैं कि अचानक से एक आदमी उनकी गाड़ी से टकरा जाता है। सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन उससे कुछ नहीं हुआ होता है। वह आदमी उनसे लिफ्ट के लिए बोलता है। वह अपना नाम डेरिल बताता है। वे लोग लिफ्ट देने के लिए मान जाते हैं और फिर वे लोग वहाँ से चल देते हैं और न्यू टेक्सास आ जाते हैं। उन्हें एक बड़ा सा गेट दिखाई देता है। फिर अचानक से एक बूढ़ा आदमी एक कार से वहाँ आ जाता है, जिसका नाम फ्रांसवर्थ होता है। हैदर शायद उन्हें जानती है। वह आदमी हैदर की दादी का अच्छा दोस्त होता है। वह हैदर को कुछ कागजात और घर की चाबियाँ देता है। गेट का दरवाजा एक पासवर्ड से खुलता है। वह उसे याद रखने के लिए बोलता है। गेट का दरवाजा खुलता है। फ्रांसवर्थ हैदर को एक चिट्ठी देता है। वह बोलते हैं कि वह इसे जरूर पढ़ने के लिए बोलता है और फिर सभी लोग घर की तरफ चल देते हैं। हैदर घर को देखकर काफ़ी खुश होती है। सभी लोग घर की बहुत तारीफ करते हैं। वाकई बहुत कमाल का होता है। फिर हैदर को एक कब्रिस्तान दिखाई देता है जो कि उसके परिवार वालों का होता है। वह उन्हें थैंक्स बोलती है और वहाँ से चली जाती है। लोग आज रात पार्टी मनाने के लिए सोचते हैं, जो कि आइडिया डेरिल का होता है। डेरिल का इरादा इन लोगों को कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। डेरिल घर पर ही रुकने का फैसला करता है। यही घर में आता है, वो सारी चीजें चुराने लगता है। असल में डेरिल एक चोर ही होता है। फिर अचानक से उसे एक दरवाजा दिखाई देता है। वह दरवाजा को खोलता है और अंदर जाता है। फिर उसे एक और दरवाजा दिखाई देता है और वह दरवाजे को खोलकर अंदर जाता है और बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उसे बहुत बड़ा खजाना मिल चुका है। दरवाजे खोलकर अंदर जाता है, कुछ नहीं मिलता है। वह काफ़ी नाराज हो जाता है।
फिर अचानक से उसे एक तहखाने का दरवाज़ा दिखाई देता है। उसे खोलता है, लेकिन दरवाज़ा इतना मजबूत होता है कि उसे नहीं खुलता है। वह दरवाजे को खोलने को बहुत प्रयास करता है, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। अभी अचानक जेड आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है और उसे मार भी देता है। एक पुलिस वाला को दिखाया जाता है जो कि हैदर से उस हवेली के बारे में बात कर रहा होता है। पुलिस वाला उस हवेली के बारे में शायद जानता है। अभी वे लोग सामान लेकर कार्सन हवेली आ जाते हैं और देखते हैं कि सारा सामान बिखरा हुआ होता है। डेरिल पर उनका शक सही होता है। यहाँ कैनी किचन में खाना बना रहा होता है। यहाँ हैदर अपनी परिवार वालों की तस्वीरें देख रही होती है। फिर वो उनकी लॉकेट से और अपने निशान को मिलाती है। वो ये देखकर काफ़ी खुश होती है। कैनी को किचन में एक दरवाज़ा दिखाई देता है। वह उस दरवाजे को खोलता है और सभी को दरवाजे के बारे में बताने के लिए आवाज़ भी लगाता है, लेकिन म्यूजिक तेज बजने के कारण कोई उसका आवाज़ सुन नहीं पाता है। अब कैनी अंदर जाता है। खून का गहरा धब्बा दिखाई देता है और कुछ सामान बिखरी हुई पड़ी होती है और यह देखकर वो काफ़ी घबरा जाता है और कैनी को आवाज़ भी लगाता है। लेकिन तभी सामने जेड आ जाता है। जेड को देखकर कैनी भागने लगता है, लेकिन जेड उसे पकड़ लेता है, उसे अंदर लेकर चला जाता है। वह चिल्लाता भी है, लेकिन जोर से म्यूजिक बजने के कारण यहाँ रायन उसे नहीं सुन पाता है। रायन पोल खेलने में व्यस्त होता है। वहाँ निकी आ जाती है। वह रायन को झूठ बोलकर बाहर ले जाती है। रायन कुछ समझ में नहीं आता। असल में निकी रोमांस करने के लिए यहाँ रायन को लाई थी। रायन भी चुपचाप होता है। अब यहाँ हैदर कुछ अलमारी में खोज रही होती, तभी अचानक से उसे एक बूढ़ी औरत की लाश दिखाई देती है। वह घबरा कर भागने लगती है। तभी उसकी नज़र जेड पर पड़ती है। वह यह सब देखकर हैरान हो जाती है। वह डर कर भागने लगती है। तभी जेड उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और देख उसका पीछा करता है। यहाँ हैदर एक कब्रिस्तान में आकर छिप जाती है। यहाँ हैदर किसी कब्रिस्तान में किसी कब्र के पीछे छुपने की कोशिश करती है। वह अपने आप को छुपा लेती है, लेकिन कुछ देर बाद वहाँ जेड भी आ जाता है। वह मशीन की आवाज़ सुनकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है। जेड भी समझ जाता है, इसलिए जेड वह कब्रिस्तान को काटने लगता है। हैदर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये कैसी आवाज़ है? तभी अचानक से निक्की और रायन बाहर आते हैं। वह ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। वह जेड को आवाज़ लगाते हैं। जेड उन दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो किसी तरह दरवाजे को बंद कर देते हैं। तभी नीचे एक गाड़ी में से गन निकालकर उस दरवाजे पर शूट करती है। शूट करते ही जेड वहाँ से भाग जाता है। तभी उनकी तरफ एक गाड़ी आती हुई दिखाई देती है, लेकिन गाड़ी में कोई और नहीं, वहाँ पर हैदर थी। वह जल्दी इन दोनों को वहाँ से भागने के लिए बोलती है। रायन गाड़ी स्टार्ट करता ही है, तभी जेड आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। किसी भी तरह वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। ये सब देखकर काफ़ी डरी हुई होती है। वह हैदर से कैनी के बारे में पूछती है। हैदर बताती है। तभी गाड़ी किसी तरह स्टार्ट हो जाती है और वहाँ से वे लोग भागने लगते हैं। कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि जेड उनके पास आ जाता है और टायर को काट देता है। गाड़ी कुछ दूर जाते ही टायर के कटने की वजह से पलट जाती है। हैदर पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। वह रायन की तरफ देखती है, लेकिन रायन मर चुका था। वह रायन को देखकर काफ़ी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। तभी वहाँ पर जेड आ जाता है और निकी को जख्मी कर देता है। हैदर किसी तरह गाड़ी में से निकल जाती है। वह जेड को आवाज़ लगाती है। यहाँ निकी पूरी तरह से जख्मी हो चुकी थी। फिर हैदर वहाँ से भागने लगती है। जेड उसका पीछा करता है। हैदर भागते हुए एक मेले में चली जाती है। जेड भी उस मेले में आ जाता है। हैदर लोगों को पुलिस बुलाने के लिए बोलती है। लोगों को भागता हुआ देख पुलिस भी जाता है। यहाँ जेड हैदर को मारने की कोशिश करता है। हैदर एक चरखी से लटक जाती है। पुलिस वाला आ जाता है। वह जेड को हथियार फेंकने के लिए बोलता है। जेड हथियार फेंक कर वहाँ से चला जाता है और यहाँ पुलिस वाला हैदर को बचा लेता है। हैदर थोड़ी सी जख्मी हो चुकी थी और फिर एक पुलिस वाला इनकी पलटी हुई गाड़ी के पास जाता है और छानबीन करता है। सिर्फ उस पुलिस वाला से गाड़ी के हालात के बारे में पूछता है। वहाँ उसे काफ़ी खून के धब्बों के निशान देखने को मिलती है। हैदर उस पुलिस वाले से बोलती है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। वह अपने दोस्तों को मारे जाने से काफ़ी उदास थी। यहाँ हैदर शेरिफ को बताती है कि निक्की अभी जिंदा थी। शेरिफ बताते हैं कि गाड़ी में कोई नहीं था, गाड़ी पूरी तरह से टूटी हुई थी, लेकिन हैदर यकीन नहीं करती है। वह बोलती है कि वह वहीं थी। फिर पुलिस वाला शेरिफ को एक फाइल ला कर देता है, जो कि यह फाइल कार्सन हवेली के बारे में था। वर्ड आ जाता है। वह उस हादसे को लेकर काफ़ी गुस्सा होता है। यहाँ हैदर इस टेबल पर रखी फाइल को देखती है और उस फाइल को खोलकर पढ़ने लगती है। और यहाँ पुलिस वाला घर के अंदर जाता है, जो कि घर में काफ़ी खून गिरा होता है, जैसे किसी को घसीटा गया हो। वह शेरिफ और बर्ड की वहाँ की खबरें दिखाता है। वह उन लोग पुलिस वालों को अंदर जाने के लिए बोलते हैं। तभी यहाँ हैदर अपनी सारी फाइलें पढ़ रही होती है। यहाँ पुलिस वाला घर के हालात दिखाता है। उसे किचन में कुछ अजीब चीज़ें दिखाई देता है। यहाँ हैदर को अपनी माँ की जली तस्वीरें दिखाई देती है। इसमें उसके साथ लिखा था कि एक बच्चा लापता है। हैदर अब सारी बातें समझ चुकी है। अब यहाँ पुलिस वाला तहखाने के अंदर आ जाता है। किचन में उसे लोगों की कटी गर्दनें और अजीब अजीब लाशें देखने को मिलती है। शेरिफ और बर्ड देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर उसे एक बॉक्स दिखाई देता है।
वह बॉक्स को आगे खोलने के लिए जा रहा होता है। वह जैसे ही बॉक्स को खोलता है उसमें निक्की होती है और उससे अचानक से गोली चल जाती है। कोई बात नहीं है, सिर्फ उसको वहाँ से जल्दी भागने के लिए बोलता है। कॉल भी एंड हो जाता है। पुलिस वाला जा ही रहा होता है कि तभी सामने से जेट आ जाता है और उसे बुरी तरह से मारने लगता है। जेट उस पुलिस वाले को भी मार देता है। यह सीन काफ़ी भयानक और डरावनी होती है। तभी बॉड उस लड़की को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन हैदर सभी फाइलें पढ़कर वहाँ से जा चुकी होती है। हैदर को अब सारी बातें मालूम चल चुका होता है। हैदर एक स्टूडियो के पास आती है और फ्रांसोइस को कॉल लगाती है। वो फ्रांसोइस को डांटते हुए बोलती है कि आपने यह बात पहले मुझे क्यों नहीं बताई। फ्रांस असल में जेड अपने परिवार वालों का बदला ले रहा होता है। असल में वो जेड उन सभी लोगों को मारता है जो उसके घर के जलाने में शामिल थे। यहाँ हैदर फ्रांसोइस को सारी बातें बताती है। फ्रांसोइस उसे अपनी दादी के द्वारा दी गई चिट्ठी को पढ़ने के लिए बोलते हैं, लेकिन हैदर अभी उस चिट्ठी को पढ़ी हुई नहीं होती है। फ्रांसोइस बताते हैं कि जेड तुम्हारा कजन है और तुम्हें शायद वह जानता है। जेड को यकीन नहीं होता है। बॉड वहाँ आ जाता है। फ्रांसोइस हैदर को भागने के लिए बोलते हैं। हैदर पीछे के दरवाजे से भाग चुकी होती है। वह जैसे ही वहाँ से भागती तभी एक कार से टकरा जाती है। कार में कोई और नहीं बल्कि उसका सौतेला बाप होता है। हैदर उसे चाकू मारकर वहाँ से भाग जाती है। वह भागती हुई उस पुलिस वाले के पास जाती है। हैदर को लगा था कि वह पुलिस वाला उसकी मदद करेगा। हैदर को गाड़ी में बैठाता है। हैदर उस पुलिस वाले से फ्रांसोइस के पास जाने के लिए बोलती, लेकिन फ्रांसोइस को देखकर पुलिस वाला गाड़ी नहीं रुकता है। असल में वह पुलिस वाले की चाल होती है। बॉड उस पुलिस वाले से बात करता है और हैदर को कसाई घर में लाने के लिए बोलता है। यहाँ बॉड माविन को कॉल लगाता है। ये वही माविन होता है जिसे जेड ने अभी अभी मारा था। वह उसे कसाई घर में आने के लिए बोलता है। अब यहाँ फ्रांसोइस शेरिफ को बताते हैं कि हैदर को पुलिस वालों ने गिरफ्तार कर लिया है। शेरिफ फ्रांसोइस को बोलते हैं कि वो कसाई घर की ओर ले जा रहे हैं। दोनों वहाँ से जाते हैं। यहाँ पुलिस वाला हैदर को कसाई घर में ला दिया है। घसीटता हुआ अंदर की ओर ले जाता है और बांध देता है। हैदर को बोलता है कि तुम्हारा यहाँ पूरा परिवार काम करता था। तभी अचानक जेड भी आ जाता है। हैदर उस मशीन को देखकर काफ़ी डर जाती है। जेड जैसे ही मशीन को आगे बढ़ाता है तभी हैदर के सीने पर उसकी खानदानी निशान दिखाई पड़ता है। वह यह देखकर रुक जाता है और वह निशान को देखता है। निशान को देखकर जेड हैदर की बंधी हुई चेहरा खोलता है। वह जोर जोर से चिल्लाकर बोलती है कि मैं हूँ तुम्हारी कजन। तभी जेड उसकी हाथों से बंधी रस्सी को जल्दी जल्दी खोलने लगता है। जैसे ही वह रस्सी को खोलता है तभी बॉड पीछे से आ जाता है और उसे मारने लगता है। अब जेड को वे दोनों मारने लगते हैं। हैदर वहाँ से भाग जाती है। तभी जेड को पीटता हुआ देख उसे अचानक बचाने के लिए सोचती है। अब यहाँ इन दोनों जेड को बुरी तरह से मार रहे होते हैं। जेड को वे लोग सीकर से बांध देते हैं और मशीन चालू कर देते हैं। और तभी अचानक हैदर आ जाती है और वह अपने सौतेले बाप को मार देती है। और तभी यहाँ हैदर आकर वह जेड को उसका मशीन दे देती है। जेड मशीन को लेकर बॉड पर हमला करता है। दोनों में हाथापाई होती है, लेकिन जेड उसका पैर काट देता है। तभी ऊपर से अचानक शेरिफ आ जाता है। शेरिफ को देखकर बॉड गोली चलाने के लिए बोलता है। बॉड उसे बोलता है गोली चलाओ, लेकिन हैदर शेरिफ को बोलती है कि गोली मत चलाना। वह शेरिफ को गोली चलाने की बोल रहा होता है, लेकिन हैदर उसे मना करती है। तभी जेड उसका हाथ काट देता है और वो मशीन में चला जाता है। मशीन में जाने के बाद उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये सब शेरिफ देख रहा होता है। सीन काफ़ी भयानक होती है। हैदर शेरिफ को इसके लिए थैंक्स बोलती है। अब वे दोनों कार्सन हवेली आ जाते हैं। यहाँ जेड भी थोड़ी बहुत घायल हो चुका था। हैदर जेड का मुखौटा हटाने के लिए अपनी हाथ आगे बढ़ाती है। जेड उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ से वह उठकर चला जाता है। अब यहाँ हैदर अपनी दादी द्वारा दी गई चिट्ठी को खोलती है। चिट्ठी में उसका एक खानदानी लॉकेट भी होता है। वह लॉकेट को हैदर अपने गले में पहन लेती है और अब जेड वापस अपने तहखाने में चला जाता है और वह एक बार फिर अपने आप को तहखाने में बंद कर लेता है।